पेन पेज को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करिए और एक बार इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी भूमिका क्या है, ठीक। क्योंकि कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा दो एटीट्यूड को बिल्ड करिए, एक इससे प्रीवियस भूमिका क्या रही है और हमें आगे पढ़ना कैसे है, ठीक। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो प्राइस एक्शन की सीरीज को डिस्कशन कर रहे हैं। आपका सीरीज है प्राइस एक्शन। देखिए प्राइस एक्शन को बेसिकली तीन भाग में बांट दिया गया है। पहले प्राइस एक्शन होता क्या है, फिर बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन, फिर एडवांस प्राइस एक्शन, ठीक। ये तीन भाग होते हैं प्राइस एक्शन के। अब हम लोग सबसे पहले बेसिक्स प्राइस एक्शंस में आते हैं। बेसिक प्राइस एक्शन में पढ़ना पड़ता है पहला चैप्टर कैंडल स्टिक्स। ये जो कैंडल्स का चरित्र है वो हम कैसे देखेंगे, ठीक। दूसरे नंबर पर पढ़ना होता है चार्ट, जो कई कैंडल्स मिला करके आप डायग्राम देखते हैं जो चार्ट बनता है, फिर हम उसको पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है, हमारी साइकोलॉजी लेवल क्या है, हमारा की लेवल क्या है, हमारा एक्चुअल लेवल क्या है। ये जितने भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं वो इसी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है मार्केट का ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब मार्केट अप ट्रेंड रहेगी, मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगी, मार्केट साइडवेज रह जाएगी, कंसोलिडेट करेगी या मोमेंटम में रहेगी, या एक स्विंग में रहेगी, या गैप अप रहेगी, गैप डाउन रहेगी। ऐसे सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। कई बार आप देखते हैं कि कोई भी कैंडल आखिर ऊपर गई क्यों, चार्ट पैटर्न पर कोई भी मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड बना क्यों। अब इसका बेसिक समझो। हर आदमी सीधा चार्ट पे और कैंडल पर आ जाता है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, थोड़ा सा फिजिकल मार्केट में ले चलते हैं जिससे आप लोग बहुत आसानी से रिलेट कर सकें। जैसे अभी आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले अभी आपका दीपावली का त्योहार गया, अब आगे छठ का त्योहार लगा हुआ है ना। तो जाहिर से दीपावली के त्योहार में हर व्यक्ति दिया, दीपावली, लाइटिंग, पटाखे, ऐसी सारी दुकान लगा रहा था। अब आप समझिए कि मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना क्या चाहता हूं। कोई भी बाय एंड सेल, कैंडल क्या बता रही है, बाइंग एंड सेलिंग, प्राइस ओपन, प्राइस क्लोज। लेकिन मुद्दा है कि वो क्यों बता रही है। आप थोड़ा सा उससे पीछे जाइए। मार्केट में पटाखा आपको तब दिखाई दिया, लाइटिंग तब दिखाई दी, दीपावली में दिया तब दिखाई दिया जब नजदीक दीपावली का त्योहार आया। और जब दीपावली का त्योहार आया तो आपने मार्केट को देखा एक अलग लेवल पर सज गई, कई दुकानदार एडिशनल आ गए। उसके बाद जब वो लोग आए तो इसका मतलब वहां पर डिमांड और सप्लाई क्रिएट हुई ना। पहले दीपावली में एक डिमांड आई कि भाई हमको दिया खरीदना है, हमको लड़ियां खरीदनी है, हमें पटाखे खरीदने हैं। तो पहले क्या चीज आई, डिमांड। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया आपके लिए, सप्लाई। और जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट हुई तब ना बाइंग एंड सेलिंग क्लियर हुई। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा बाइंग एंड सेलिंग पर काम करते हैं, कैंडल्स पर। लेकिन अगर आप लोग डिमांड और सप्लाई ढूंढना सीख गए तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि मार्केट क्लियर हो गया। तो आप इस सब चीजों को लेकर के सीरियस रहिएगा। लास्ट में होता है डेटा एनालिसिस। इसमें बहुत सारे डेटा है ओवाई चार्ट के माध्यम से, जो एनएससी की वेबसाइट पर आप लोगों को साफ साफ देखने को मिलता है। वहां से हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि इस वक्त मार्केट में डेटा क्या कह रहा है, तो उसको हम लोग डेटा एनालिसिस कहते हैं। अब कैंडलस्टिक पहला भाग होता है। अब कैंडलस्टिक्स में हमें तीन प्रकार की कैंडलस्टिक्स पढ़नी है। पहले पढ़नी है फर्स्ट कैंडलस्टिक, फिर पढ़नी है सेकंड कैंडलस्टिक, फिर पढ़नी है थर्ड कैंडलस्टिक। फर्स्ट कैंडलस्टिक का मतलब आप यहां पर एक कैंडल का चरित्र देखेंगे, हमेशा एक कैंडल को देखेंगे कि एक कैंडल क्या करती है। क्लियर हो गया। फिर दूसरे भाग में हम देखेंगे टू कैंडलस्टिक। इसका मतलब आगे क्या पढ़ेंगे, दो कैंडलस्टिक आपस में जुड़कर क्या चरित्र रखती है। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर ट्रिपल कैंडलस्टिक, मतलब ये तीन कैंडल मिलकर आपस में क्या चरित्र रखती हैं। ये पढ़ेंगे फर्स्ट कैंडलस्टिक, सेकंड कैंडलस्टिक और थर्ड कैंडलस्टिक। कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में जहन में आ रहा होगा कि कितने प्रकार की फर्स्ट कैंडल्स होती हैं। तो हमें फर्स्ट कैंडल्स में इतने प्रकार की फर्स्ट कैंडल्स पढ़नी है, जैसे हैमर पढ़ना है, इन्वर्टेड हैमर पढ़ना है, हैंगिंग मैन पढ़ना है, शूटिंग स्टार पढ़ना है, डोजी के 3 डोजी पढ़ने हैं, ग्रेविस्टोन पढ़ना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ना है और लॉन्ग लेग डोजी पढ़ना है, और स्पिनिंग टॉप एक कैंडल है। तो इतनी कैंडल आपको किसमें पढ़ना है, फर्स्ट कैंडलस्टिक्स में। कोई डाउट। फिर उसके बाद हम लोग एक कदम आगे मूव करते हैं, सेकंड कैंडलस्टिक्स में आएंगे। पहला है हमारे पास बुलिश किकर,
फिर बियरिश किकर, फिर बुलिश इनगल्फिंग, अभी हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यहां से आप लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ यहां पर फोकस करेंगे, और इसके ऊपर की जो 2 कैंडल है वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपकी कैंडल सेकंड कैंडलस्टिक से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये सेकंड कैंडलस्टिक्स है। फिर उसके बाद थर्ड कैंडलस्टिक्स आएगा, जिसमें हमें इतने प्रकार की तीसरी कैंडलस्टिक्स पढ़नी है। फिर उसके बाद याद होगा कैंडल खत्म, फिर आएगा चार्ट पैटर्न। फिर हमें चार्ट पैटर्न पे इतने प्रकार के चार्ट पैटर्न पढ़ना है कि भैया हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, फ्लैग पैटर्न क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, जैसे एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, शोल्डर टू शोल्डर पैटर्न क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे किसमें, चार्ट एनालिसिस में। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। चार्ट के बाद आपको पता है कि हमें मार्केट ट्रेंड्स को देखना था, तो मैंने वहां पर सारे शब्द बोल दिए थे कि मार्केट साइडवेज रहेगी, कि नीचे जाएगी, कि मार्केट ऊपर जाएगी, उसके रिलेटेड हम लोगों को ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट लेवल पर आता है आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, हमें ये लेवल्स निकालने होते हैं जहां पे आप कुछ डेटा के माध्यम से प्रेडिक्शन करते हैं कि यहां से मार्केट सपोर्ट ले लेगा। अब यहां पर क्लास की भूमिका देखिए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप सब ड्रॉ कर लिए, लेकिन एक चीज हर दिन मैं कोई ना कोई यहां पर आपको एक कीवर्ड्स दूंगा, एक कोई मंत्र के रूप में कोई चीज दूंगा, फोकस आपको उस पे करना है। फर्स्ट चीज, स्टॉक मार्केट अनिश्चितता का खेल है। दिमाग में रिपीट करिए, स्टॉक मार्केट अनिश्चितता का खेल है। अनिश्चितता का मतलब अनसर्टेनिटी, कोई चीज निश्चित ना होना। तो स्टॉक मार्केट किस चीज का खेल हुआ? अनिश्चितता का खेल हुआ। यहां माइंडसेट ना बनाए, दिमाग में रिपीट करिए, स्टॉक मार्केट अनिश्चितता का खेल है, यहां माइंडसेट ना बनाए। फिक्स मत रखिए कि मैं जो सोच रहा हूं वही होगा, बस ये समझिए हो सकता है। अगर आपने कहीं पर भी अपना माइंडसेट रिजिड कर दिया तो आप स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वह अनिश्चित है, और जो चीज अनिश्चित है तो आप उसे निश्चित न बनाएं, अन्यथा आपको एक लॉस देखने को मिलेगा। तो आज का यहां पर आपको स्टेटमेंट क्या मिल गया कि स्टॉक मार्केट अनिश्चितता का खेल है, यहां निश्चित मत होइए। आप अपना माइंडसेट एकदम फिक्स मत बनाइए। माइंडसेट फिक्स का मतलब, जैसे यहां से मान लीजिए एक उदाहरण के तहत समझा रहे हैं, साइकोलॉजी आपको कहां पर ट्रैप करती है इसको समझिए। मान लीजिए यहां से यहां तक आपने अपना लेवल ड्रॉ कर लिया, सारा डेटा वेटा निकाल लिया, अब मार्केट यहां से चढ़ी यहां तक, अब आपको लगता है कि यार ये एक हैंडसम प्रॉफिट है, मुझे बुक कर लेना चाहिए। अब यहां आपकी लड़ाई आपसे शुरू हो जाएगी, यहां पे आप लड़ना शुरू, क्या मुझे बुक कर लेना चाहिए? तो उत्तर आता है हाँ, बुक कर लेना चाहिए। और यदि अगर थोड़ी देर आप ठहर जाते हैं और मार्केट रिट्रेस कर जाती है, तो जो यहां पर आपको प्रॉफिट 10,000 रुपए दिख रहा था, जब यहां 4,000 दिखने लगेगा, तब आप अपना माइंडसेट फिर खराब कर लेंगे और आप कहने लगेंगे हे भगवान, यदि अगर मैं यही निकल गया होता तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। फिर दूसरी प्रॉब्लम, अब किसी वजह से निकल गए और मार्केट यहां चली गई, अब फिर आप अपने आप से लड़ रहे हो कि यार अगर मैं बना रहता तो यार यहां पे मेरे को मौज हो जाती। अब तुम अपने आप के माइंडसेट को खराब कर रहे हो। मार्केट है, कपड़ा लेने गए, दीपावली में सामान लेने गए, फ्रिज खरीदने गए, तो पूरा मॉल थोड़ी ना खरीद लिए हो। अरे 1-2 फ्रिज की जरूरत थी, गए फ्रिज ले आए, 4-6 शर्ट की जरूरत थी, गए 4-6 शर्ट ले आए। लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको ये पूरी मार्केट हड़प लेनी है, तो इस तरीके से जब आप शर्ट लेने गए तो पूरी मॉल खरीद लो। अरे भाई मार्केट है, दिन भर कुछ ना कुछ करेगी। व्हाट इज योर गोल? पहले आप अपना गोल आइडेंटिफाई कर लें। तो यहां पर इस वाली स्ट्रैटेजी में मत फंसिए कि मैं निकल जाऊं क्या। बहुत क्लियर अपने माइंडसेट को रखिए कि यदि अगर आपको यहां से यहां तक का मूव मिल गया और आपको अगर क्वाइट कंफर्टेबल है तो एक डिसीजन बनाइए। अगर आपको पूरी मार्केट चेस करनी है तो इसके लिए भी कई रूल्स होते हैं, बस आप अपने रूल्स के तहत चलिए। एक बड़े राइटर ने कहा है यह नंबर्स का खेल है। एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने आपसे कहा कि भैया ये इमोशंस का खेल नहीं है, ये नंबर्स का खेल है, इमोशनल मत होइए। जैसे इसी बैच में 9:30 बजे हम लोग टाटा पावर को चेस कर रहे थे
और टाटा पावर गिरते हुए 426 पे आ गई, तब लोगों ने कहा खरीद लेते हैं। फिर 420 हो गई, फिर लोगों को लगा अब खरीद लेते हैं। फिर 416 हो गई, लोगों को लगा जब गिर रही है तो इतना महंगा क्यों खरीदेंगे, और गिर जाने देते हैं। फिर 412 रुपए पे आ गई, तो लोगों ने कहा यार अब खरीद लें क्या। हाँ, लेकिन फिर अपने आप से लड़ रहे हैं, अगर अब खरीद लिए तो 440 से गिरते हुए ये 412 रुपए पे आ गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 412 खरीद लूं और ये 350 चली जाए, 400 चली जाए, तो भैया हमारे लिए तो बड़ा नुकसान का सौदा है। वो बंदा, हम लोग उस चीज को लेकर पार्टिसिपेट नहीं किए। अब उसके बाद 412 से सेम डे हाई लगाती है 456, मतलब बीच में रुकी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, और वहीं से सपोर्ट से जब वो भागी है तो 435, 446, 457, 471, 484, 495। अब देखो आप मानसिक बीमारी कैसे लिए। जब गिर रही थी तो ये सोच के नहीं लिए कि अगर अभी ले ली और गिर गई तो। अब जब ऊपर जा रही है तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हो कि काश मैं 440 पे खरीद लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब आप दोनों तरफ नहीं खरीद पाए। इसको सरल शब्दों में समझाएं तो बड़ा काम तुमसे हो नहीं रहा, छोटा काम हम करेंगे नहीं। तो जरा सोच के देखो फिर हम करेंगे क्या। छोटी जगह प्लॉट खरीदेंगे नहीं, मॉल खरीद पाएंगे नहीं, करोगे क्या। तो इसलिए आप सभी लोग डिसिप्लिन नंबर्स के हिसाब से चलिए, इसमें बिल्कुल इमोशंस मत लगाइए। ये इमोशनलेस दुनिया है, ये आपको बर्बाद भी कर देगी ना। घर भी जल रहा होगा ना आपका, तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप मर्सिडीज लेके घूमेंगे ना, फ्लैट में भी रहेंगे ना, अरबों रुपए संपत्ति भी रख लेंगे, तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण, कई लोग अपना घर जला लिए, तब भी स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इसमें वॉरेन बफेट और आके झुनझुनवाला जैसे लोग भी बन गए, तब भी स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को यहां पर जो लेसन सीखने को मिला कि भैया ये अनिश्चितता का खेल है, इसमें कोई चीज निश्चित ना करें। दूसरा, ये नंबर्स का गेम है, यहां इमोशंस गेम ना करें। जो डिसीजन लेना है उसको नंबर के आधार पर डिसीजन लें। मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बताया कि भैया मार्केट में कैंडल मत खेलो, चार्ट मत खेलो, ट्रेड मत खेलो, वो वाला दुनिया मत देखो जैसे हर आदमी देख रहा है। कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको एक चार्ट दिया था, मैंने कहा था ये लो और इसमें से कितने लोग हैं जो ये करते हैं जो नहीं करते हैं। तो आप सबको पता है कि कल मैंने आप लोग को एक चार्ट डिस्कशन किया था विष्णु, आई होप ना। तो आप लोग हमेशा ही देखिए कि मार्केट में डिमांड कहां क्रिएट हो रहा है। जाहिर सी बात है डिमांड जहां क्रिएट होगा और डिमांड जिस चीज का क्रिएट होगा आपको सप्लाई भी उसी चीज की मिलेगी। तो हमेशा आप लोग टेक्निकली सबसे ज्यादा अपने आप को इंप्रोवाइज करिएगा, ना कि इमोशनली। नेक्स्ट आप चलिए डिमांड सप्लाई के बाद एडवांस प्राइस एक्शन, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जिस पर पूरा स्टॉक मार्केट टिका हुआ है, दैट इज योर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान की क्लास अपने आप में थोड़ी बोरियत फील होती है क्योंकि एवरीवन इज डिमांडिंग कि किसी तरह मुझे कैंडल पता चल जाए, थोड़ा प्राइस एक्शन पता चल जाए, चार्ट पर जाकर हम थोड़ा 10-20 रुपए का गेम कर लें। मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि किसी दिन छोटा प्रॉफिट तो आप बना सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से की गई प्रैक्टिस आपको एक दिन आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो में लॉस दे देगा। इसलिए कभी भी आप इस चीज को समझिएगा कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप जब इरेडा लेकर रखे थे आदर्श जी, तो आपने देखा कि वो आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक इमोशंस पैदा हुआ था कि जब ये इतना दे सकता है तो और। आज वो आपको लॉस दे रहा है। आप समझिए, जब हम प्रॉफिटेबल थे, मतलब एक स्टॉक ने 3 लाख रुपए प्रॉफिट दिया चंद कुछ महीनों में, तब हम इमोशनली फिर गेम कर रहे थे, हमें लगा कि अभी और। आज जब मार्केट गिरकर अब उसे मोहताज बना दी है, अब फिर भी हम उस पर बने हुए हैं इस वजह से कि अब फिर मार्केट दोनों तरफ चरित्र में देखिए हम साइकोलॉजिकल फंसे हुए हैं। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, काश ये उसी जगह चली जाए, हम ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, फट से बाहर हो जाएंगे। अब माइंडसेट आप ये बना लिए हैं, फिर गलत माइंडसेट। क्यों? क्योंकि अब घोड़ा तैयार होकर के दूसरी दिशा में भागने तैयार है। अब घोड़ा तैयार होकर के उस दिशा में भागने तैयार है, चना वना खा लिया है, और इनका माइंडसेट क्या बन गया होगा, आई गारंटीड कि बस 300 तुम पहुंचो बेटा, 280 पहुंचो, तुम 280 पहुंच के दिखाओगे, हम तुमको न निपटा दिए तो इसका मतलब यह है कि आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि दैट इज द वेरी मोस्ट पावरफुल किट। और पूरा स्टॉक मार्केट जो आप लोग कहते हैं ना ऑपरेटर,
ये पूरा ऑपरेटर का गेम बस यही टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि सारे लोग कैंडल ज्ञान वाले बैठे हैं, चार्ट ज्ञान वाले बैठे हैं, वो सारा गेम साइकोलॉजी का करते हैं। बस आप लोगों से मैं ये निवेदन भी करूंगा और साथ ही साथ हम मिल करके इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे ऑपरेटर सोचता है। बस आप भी कुछ हद तक वैसा सोचना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप मौज पा जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें आप लोग ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ऑपरेटर एंट्री, एफआईआईज डीआईज की सेलिंग, ये सारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। बट दैट इज मोस्ट पावरफुल, जिसको हम लोगों को कवर करना है। 75% जो हिस्सेदारी है वो साइकोलॉजी की है। लेकिन दुर्भाग्य है अपने इंस्टीट्यूशंस का और जितने भी और ट्रेनर हैं कि वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं टेक्निकल और प्राइस एक्शन, जबकि सबसे बड़ा गेम मैंने आप लोग को बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्टॉक मार्केट का ये जो आपके पास बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, अगर आपने इसको अपने जहन में बसा लिया तो 75% आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट आपके अनुसार चल रही है, अगर आपने इस पे अपने आप को प्रैक्टिस कर लिया तो। जैसे यहां लिखा हुआ है ट्रैप ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा मार्केट में भर भर के यही होती है, ट्रैप ट्रेडिंग। अब उसमें लोग फंसे होते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज दिखाना जिससे लोग एक्साइट हो और उसके बाद ट्रैप ट्रेडिंग को सरल भाषा में समझाते हैं। अब अचानक से आप निकल रहे थे इधर और मॉल के सामने, किसी का नाम नहीं लेंगे ऑन कैमरा, मान लीजिए कि आप इधर से निकल रहे थे और कैमरे के सामने सिर्फ शब्द पकड़ना, मान लो निकल रहे थे और मॉल के सामने लिखा हुआ था 75% ऑफ प्लस बाय 1 गेट 2 फ्री। सोच के देखो, एक तो 75% ऑफ भी हो गया और ऊपर से लिखा हुआ है बाय 1 गेट 2 फ्री। इसको आप सरल भाषा में समझ जाओ तो इसी को कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। आप अंदर से मानसिकता में ये बात समझ गए हैं कि अंदर जाएंगे ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अंदर से अंतरात्मा क्या कहती है, चल के देख लेने में क्या बुराई है। दो ही जगह फंसते हैं, चल लें क्या एक बार, चलो देख ही लेते हैं ये बाय 1 और 2 फ्री दे क्या रहा है। तुमको बस इतना ही नहीं पता कि वो वही तो चाह ही रहा है, बस एक बार आप उसके अंदर एसी वाले रूम में घुसना ही है आपको। यही होती है ट्रैप ट्रेडिंग। अब स्टॉक मार्केट में आइए, ट्रैप ट्रेडिंग के लिए लोग क्या दिखाएंगे, ट्रैप ट्रेडिंग के लिए लोग क्या कोशिश करेंगे? ट्रैप ट्रेडिंग के लिए लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह वो आपको कैंडल्स दिखा दें, वो कैंडल ही तो बनाएंगे, चार्ट पे कुछ चीजें ऐसी बनाएंगे और जिससे लोग एक्साइटेड होकर इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो बस आपको ट्रैप ट्रेडिंग से बचना है और इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को आगे कवर करना है। ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है और यहां से आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है इसके अंदर? हम लोग सेकंड कैंडलस्टिक्स पढ़ रहे हैं और सेकंड कैंडलस्टिक्स में क्या चीज पढ़ रहे हैं? बुलिश इनगल्फिंग। चलिए, बुलिश इनगल्फिंग बहुत ईमानदारी से 15 से 20 मिनट का जो सेशन है उसको सिर्फ सुनने पे फोकस करिएगा। मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि जब मैं पढ़ाऊं तो टोटल पढ़िए, जब मैं लिखाऊंगा तो मैं पूरा लिखाऊंगा और उसके बाद जब शीट दूंगा तो एक बार में पूरी शीट दूंगा ना। तो एकदम दिशा निर्देश पे चलिए। पहली चीज, कल हम लोग इसकी चर्चा किए थे कि भैया बुलिश, जितने लोग बिल्कुल न्यू बैठे हैं क्लास में, पहले बाबू कुछ वर्ड्स आप लोग समझ लीजिए। बुलिश का मतलब होता है बेटा मार्केट जो है वो अप साइड जाना, क्लियर हो गया। बियरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे जाना। यहां पे लिखा हुआ है बुलिश, तो मार्केट किधर की ओर बात हो रही होगी? अप साइड मोमेंटम के लिए बात हो रहेगी, ऊपर के लिए बात हो रही होगी। कोई डाउट? नेक्स्ट चलिए, शब्द आता है इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल लेना, इनगल्फिंग का मतलब होता है खा लेना, क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देखिए बुलिश इनगल्फिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनगल्फ कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? बुलिश। तो यहां पर बुलिश का मतलब कौन कैंडल हो जाएगी? ग्रीन कैंडल हो जाएगी। इनगल्फिंग का मतलब क्या हो जाएगा? खा लेना। किसको खा लेगी? रेड कलर की कैंडल को खा लेगी। कोई डाउट? प्लीज पूछिए। डबल कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं तो हमेशा 2 कैंडलस्टिक होनी चाहिए। बुलिश का मतलब ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि ये
अपनी कैंडल इससे प्रीवियस वाली कैंडल को पूरी तरह से खा लेनी चाहिए। ये हो गई साधारण लैंग्वेज। आप बेसिक लैंग्वेज को खाली समझने के लिए पढ़िए, लेकिन जब भी आप उत्तर दें तो टेक्निकल उत्तर दें, तो टेक्निकली आप समझिए। जबकि आपको अगर मैं समझूं तो आप लोग यहां समझ गए हैं, मैं चाहूं तो आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन मुद्दा है कि देखिए समझदारी दो प्रकार की होती है। एज अ टीचर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको सुनिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सरलता से तो आपने इस चीज को समझ लिया, लेकिन जब आप किसी के सामने उत्तर देंगे और आप ये बोलेंगे कि एक ग्रीन कैंडल एक लाल कैंडल को खा जाएगी, उसको बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं, यह एक सही तरीका नहीं है। एक परफेक्ट स्टूडेंट की पहचान नहीं है इसका आंसर करना। नहीं तो अगर कोई पूछे सर्किल क्या है, अरे सर वो जो गोला होता है, देखो कितना अच्छा समझ में आया, तो क्या इसको आप सर्किल की परिभाषा कहेंगे? आपसे पूछूं हाफ सर्किल क्या है, देखो कई टीचर्स हैं जो बड़ी जादुई तरीके से किसी चीज को समझा दे रहे हैं, और ये जादुई तरीका ज्यादा दिन काम नहीं आता है आईआईटी जेईई और एनडीए में। अब मैं आपसे पूछूं हाफ सर्किल क्या है, आधा सर्किल क्या है, तो सर इसको आधा काट दीजिए, हाफ सर्किल हो गया। इसको बनाए कैसे, कटोरा ले लो, रख लो, चारों तरफ से गोला मार दो, सर्किल तैयार। लेकिन यह सही तरीका नहीं है। तो इसलिए एज ए स्टूडेंट अब आप यहां पर आइए और इसको समझिए। ग्रीन कैंडल के लिए यहां से प्राइस ओपन होती है, क्लियर, और यहां पे प्राइस क्लोज होती है। जबकि रेड कैंडल ऊपर से बनती है तो यहां प्राइस ओपन होती है और यहां पे प्राइस क्लोज होती है। बात क्लियर? ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको विक कहते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे? विक कहेंगे। ऊपर बनी है डियर तो कहेंगे अपर विक, नीचे बनी है तो लोअर विक। कोई डाउट? विक इस बात को रिप्रेजेंट करता है, विक क्यों बना पहले इसको समझो। जाहिर सी बात है पहले ये बॉडी ऐसे करके गई होगी, लेकिन ऊपर से फिर सेलर ने प्रेशर डाल दिया और फिर प्राइस यहां से गिरते हुए यहां पर आके रुक गई, तो ये विक बन गया और ये बॉडी बन गई। डाउट क्लियर? आप बोलो, फिर से बोल दें। तो ये बात तुम्हारी बात थी ना बेटा, तुमको पूछना चाहिए था ना। चलो फिर से देखो, पहले मान लो ये बॉडी पूरी है भैया, ठीक, इसका मतलब ये ऊपर विक बना है, तो इसका मतलब बेटा पहले ये बॉडी पूरी गई होगी, ठीक भैया। उसके बाद ऊपर से सेलर ने प्रेशर डाला होगा और फिर ये बॉडी थोड़ी कम हुई होगी, ये देखिए, और यहां आकर के प्राइस फाइनली क्लोज हुई, तो इसलिए इसको विक कह दिया गया। इसका मतलब पहले कैंडल वहां तक गई थी, उसके बाद ऊपर से उसको सेलिंग प्रेशर मिला और फिर वो नीचे आते आते अपनी प्राइस को यहां क्लोज करी, इसलिए इतनी जगह क्या बच गई? विक के रूप में बच गई। ऊपर बनी है तो अपर विक कह दो, नीचे बनी है तो लोअर विक कह दो। अब कोई डाउट भैया? आगे चलें। अब आप इतनी चीजें समझ गए, अब मुद्दा आता है इनगल्फिंग को समझना। इनगल्फिंग में दोनों की प्राइस को क्लोज कर दीजिए। कोई डाउट? ओपन क्लोज सब पता हो गया। अब हमेशा याद रखिएगा ग्रीन कलर की कैंडल का ओपन और क्लोज के अंदर रेड कैंडल का ओपन और क्लोज होना चाहिए। डाउट? आप बोलो, आप बोलो बाबू। क्लियर हो गया ना? ग्रीन कलर की कैंडल का ओपन और क्लोज, रेड कैंडल का ओपन और क्लोज। आदर्श जी ये दोनों इसके अंदर होनी चाहिए, इनका प्राइस इसकी प्राइस के अंदर होनी चाहिए। बाकी सरलता से तो आप चीजों को समझ ही गए हैं कि ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल को इनगल्फ कर जानी चाहिए। किसी प्रकार का डाउट? कोई चैलेंज? एक कदम आगे जाइए। विक, अब आप समझिए कि अगर मैं इस विक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, क्वेश्चन है आपके सामने, इस विक को मैं यहां थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, तो क्या अब इसको आप इनगल्फिंग मानेंगे? आप मानेंगे? मानेंगे? मानेंगे, बिल्कुल सही बात है, मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विक से कोई लेना देना नहीं है,
हमारा किस चीज से लेना देना है? प्राइस के ओपन और क्लोज से। वेरी नाइस, अच्छा आंसर था। इसमें अगर आपने थोड़ा भी ट्रैप हुए होते कि यहां तक तो मार्केट गई थी, तो आप गलत फिर हो जाते हैं। आपको सिर्फ बॉडी से बॉडी का कंपैरिजन करना है। किसी प्रकार का डाउट, कोई चैलेंज? चलिए एक कदम और आगे बढ़िए। अब यहां पर आइए, मार्केट डाउन ट्रेंड पर आ रही थी। अब यहां पर आपने कैंडल पहचानना सीख लिया। अब कैंडल पहचानने के बाद अहम भूमिका आती है कि यह कैंडल तो हर जगह बनती हुई दिखाई देगी, तो क्या इसका मतलब हर जगह हम इसको इनगल्फिंग मानेंगे? बोलिए भाई, कैंडल तो अगर आप देखेंगे तो हर जगह ही कैंडल बन रही है, तो क्या हम इस कैंडल को इनगल्फिंग हर जगह मानेंगे? तो उत्तर आता है नहीं। किसी भी कैंडल का चरित्र, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडल, हमेशा मार्केट में ट्रेंड और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, साइकोलॉजी लेवल और एक्चुअल लेवल पर ही फाइंड किया जाता है। फिर से बता रहे हैं, कैंडल को कहां पर परखना है? पहला ट्रेंड पर, दूसरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन पर, तीसरा साइकोलॉजी लेवल पर, चौथे नंबर पे एक्चुअल लेवल पर। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ट्रेंड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, साइकोलॉजी लेवल, एक्चुअल लेवल तो मुझे पता ही नहीं है। तो अभी आप सिर्फ कैंडल को पहचानना सीखना है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस करना है कि ये कैंडल कहां कहां बनी। राइट? बात समझ में आ गई? अरे भाई, जब बचपने में पैदा हुए, थोड़ा 4-5 साल 8 साल के हुए, तो लोगों ने खाली यही तो कहा ना कि ये देखो हाथी जा रहा है। अब पूरी हाथी की परिभाषा थोड़ी न दिए थे आपको। अरे भाई, आपने उस चरित्र को देख लिया, आपने हाथी के दिमाग में पिक्चर बना लिया, फिर 10-12 साल के हुए तो आपको उस तरह का कोई आकृति जाती हुई दिखाई दी, तो आपने कहा यह हाथी जा रहा है। बाद में जब 11-12 में पहुंचे, 9, 10, 6, 7, 8, फिर आपने पूरी परिभाषा पढ़ ली, फिर आगे चल करके जियोलॉजी में जाकर के और बेहतर पढ़ लिए, फिर कुछ लोग जाकर के वाइल्ड फॉरेस्ट में चले गए। लेकिन आप अपग्रेड करते गए ना, तो भैया अभी हमें क्या समझना है कि हमें कैंडल पहचानना आना चाहिए। दूसरे लेवल पे मैंने आपको कहा कि यह कैंडल हमेशा तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब ये अपने लेवल पर बने। क्लियर? और लेवल कौन कौन सा होगा भैया? एक एक्चुअल लेवल होगा जिसको आप डेटा से निकालेंगे। जैसे एक्चुअल लेवल मैं अभी डिस्कशन करते करते आपको बताया, टाटा पावर 412, 415 जो उसका प्राइस है, जब भी मार्केट 412, 415 पर आई है तो उसे टाटा पावर ने वापस फेंका है। इसका मतलब जब भी 412, 415 के इर्द गिर्द टाटा पावर पहुंचेगी तो वहां पर जो कैंडल बनेगी वो एक इंपॉर्टेंट कैंडल होगी। बात समझ में आ गई? नहीं, क्योंकि वो उसका एक्चुअल लेवल हो गया। तो आगे जब आप डेटा निकालना सीख जाएंगे और सारी चीजों को पढ़ लेंगे, तब आपको ये चीज सारी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर हमको जो समझना है वो ये समझना है कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड पर थी, फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी और इसको इस वक्त हम अपना सपोर्ट लाइन मान ले रहे हैं। बेसिक स्तर पर आप सीखिए, जहां पर आपको 2 या 4 या 6, 2 से 4 पॉइंट एक ही जगह पर आपको प्राइस रिजेक्ट होते हुए दिखेगी, तो उसको हमेशा बेसिक सपोर्ट मान लीजिए। बात समझ आ गई? बेसिक 2 होगी तो बेसिक मानेंगे, लेकिन 2 से 4 पॉइंट जोड़ देना ही अच्छा होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको अगर 2 से 4 कैंडल एक ही जगह, जैसे देखो ये वाली दोनों एक ही जगह से लगभग रिजेक्ट हो रही है, तो हमने इसको बेसिक सपोर्ट मान लिया। और बेसिक सपोर्ट मान लिया तो मार्केट यहां से नीचे की ओर गिरी, फिर यहां पर सपोर्ट पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। यह ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तब हम इस जगह पर इसको कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग। कोई डाउट? तो यहां पर अब आपको 2 होमवर्क मिल गया। पहला, सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग को फाइंड करना सीखिए। जितनी जगह आपको बुलिश इनगल्फिंग मिल रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसमें गोला मारिए,
मेरे से पूछिए कि क्या ये बुलिश इनगल्फिंग अच्छी है। दूसरा, फिर दूसरे नंबर पे क्या देख रहे हैं, जहां 4 से 6 कैंडल एक साथ रिजेक्ट हो रही हैं, जहां 2 से 4 6 कैंडल एक साथ रिजेक्ट हो रही हैं, उसको सपोर्ट मान लो, बेसिक सपोर्ट। और उस बेसिक सपोर्ट पर अब आप ढूंढिए कि क्या इस बेसिक सपोर्ट पर बुलिश इनगल्फिंग कहीं बना है। तो आपके पास 2 प्रैक्टिस मिल गया। अब एक कदम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, जब भी किसी कैंडल में आपको कोई विक ना दिखे तो वह सबसे अच्छी बुलिश इनगल्फिंग मानी जाती है। क्लियर? अब तक सारी कैंडल में क्या देख रहे थे आप, कहीं ना कहीं विक्स थी, लेकिन अगर आपको किसी कैंडल में विक नहीं दिख रही है तब आप उसे क्या मानेंगे, सॉलिड इनगल्फिंग मानेंगे। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? एक कदम आगे चलिए। यहां पे देखिए, सेम वही चीज जो मैं अब तक आपको बता रहा था, बॉडी से बॉडी को कंपैरिजन कीजिए, प्राइस का ओपन, प्राइस का क्लोज, प्राइस का ओपन, प्राइस का क्लोज, दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल लाइन पे ड्रॉ करिए। ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। बात क्लियर? अब स्टेप्स पे आइए। इसमें रिपीट करिएगा, इसमें फर्स्ट कैंडल कैसी बनती है, रेड कलर की। दूसरी कैंडल कैसी बनती है, ग्रीन। शर्त क्या होती है, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को इनगल्फ कर लेनी चाहिए। यह बुलिश इनगल्फिंग है। इसमें हम लोगों ने कंपैरिजन किया है। अब बुलिश इनगल्फिंग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके उत्तर दीजिएगा। बुलिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल रेड, साउंड कॉमन रखो। तो अब इसी को जरा बियरिश में जरा दिमाग लगाओ। पहली कैंडल बियरिश के लिए, दूसरी कैंडल पैटर्न क्या बनेगा, रेड कलर ग्रीन कलर को इनगल्फ कर रही होगी। फिर वहां से मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेंड के लिए हो जाएगी। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, जो आपने आंसर किया ये बुलिश इनगल्फिंग है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, एक कैंडल बनती है रेड, दूसरी बनती है ग्रीन, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, तो इसको हमने कहा बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम के लिए तैयार हो गई। यहां पर मार्केट अपसाइड जा रही थी, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जस्ट बगल में रेड कलर की कैंडल बनती है, रेड कलर की कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर जाती है, और उसके बाद मार्केट में एक ट्रेंड आपको डाउन साइड देखने को मिलता है। किसी को डाउट, कोई चैलेंज?